काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में कुछ इतना ज़्यादा था नहीं। हमने फंक्शंस और एडवांस अरेज के फंक्शन, कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस पीएचपी के देखे थे, ठीक है। वो काफ़ी कहने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे और हमें इस टॉपिक के ऊपर ना थोड़ा टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम सीधा इस पे जंप करेंगे। कोई क्वेश्चन है पिछले लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा, मैं स्लाइड्स खोल लूँ, एक मिनट बस। शेयर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चेक कर लें, चलें चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये गेम जब आपको मुझे थोड़ी सी साइज में छोटी लग रही है तो आप ऐसे ही उसी एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करके साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर सकती हैं। मतलब इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दें उतनी, और थोड़ी सी हाइट बढ़ा दें, ठीक है, उसी रेशियो के साथ। ठीक है, मतलब उतनी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी आपने, आपने उतनी उसकी रेशियो के साथ बढ़ानी, ठीक है आपकी। और अच्छा, ये टाइटल है आपका, आई विल इंस्टॉल सेटअप थीम डेमो कंटेंट अपलोड ऑप्टिमाइजेशन कस्टमाइजेशन। ठीक है, इंस्टॉल वाला गिग आपने बनाया है। अच्छा, ये जो स्क्रीनशॉट है ना, इस स्क्रीनशॉट का एक टूल होता है क्रोम के लिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो खाली वेबसाइट की स्क्रीनशॉट लेता है, वो आपकी विंडो की स्क्रीनशॉट नहीं लेता। और अगर आपने ये डालनी है तो इसको ना, अगर आपने वैसे सिंपल स्क्रीनशॉट लेनी है तो जो बाकी विंडोज है ना, इसको क्रॉप कर लिया करें, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाली ब्राउजर ना आए, नीचे वाली टैब्स ना आए, ठीक है। वैसे ही आप इसको टूल से क्रॉप करके देख लें प्लगइन से, तो वो भी अच्छा होगा। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आपने ना इसकी टाइटल की एसईओ भी करनी है। अब मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आपका वही टाइटल है जो टाइटल के अंदर चीज़ें वही यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी है। टैग्स देख लेते हैं। अच्छा, एक टैग आपका कम नज़र आ रहा है, वो क्यों कम नज़र आ रही है इसको फिगर आउट कर लें। कोई आपने ऐसी स्किल डाली हो जिसके लिए आपको टेस्ट देना हो, या फिर क्या वजह है, या आपने मिस कर दिया हो टैग। तो यहाँ पे देखें 4 टैग्स आ रहे हैं खाली आपके, तो ये 5 आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो बाकी प्राइसेस इसमें ठीक है आपकी प्राइसेस। ये आप इमेजेस को देखें, इमेजेस को ज़रा बेहतर बना लें। एक तो ये इसको भी थोड़ा सा बड़ा करें, इसको बेशक बड़ा ना करें, इसकी बाउंडेड लगा लें कोई, ठीक है, तो वो भी सही हो जाएगा। अच्छा, आई विल इंस्टॉल एसएसएल सर्टिफिकेट एंड कॉन्फ़िगर एंड फिक्स एसएसएल। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी ये कह लें ऑप्शन है। तो इसमें मतलब आपको प्रोजेक्ट मिल भी सकते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोजेक्ट मिल गया ना आपको एसएसएल सर्टिफिकेट का, तो इससे आप और प्रोजेक्ट्स बंदे से और प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के मैंने आपकी वेबसाइट की एसएसएल तो कर दी है, लेकिन आपकी वेबसाइट की स्पीड का ऑडिट किया था मैंने,
जिस तरह वो जीटी मैट्रिक्स पे या पेज इनसाइट पर जाके तो आप कहें कि आपकी वेबसाइट की स्पीड में ना ये फ़र्क, ये थोड़ी सी फ़र्क आ रहा है, ठीक है, स्पीड के अंदर बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेरे साथ मेरे से ये वाला काम करवा लें, ठीक है। तो आप इसको भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें चल सकती है ये इसके इमेजेस ठीक है, मतलब इसमें क्योंकि ये वेबसाइट बना के नहीं दे रहे, कोई क्रिएटिव काम नहीं है ज़्यादा, तो ये वाले इमेजेस के ठीक है, सही चलेंगे। लेकिन जो दूसरी आपके थी गिग, उसके इमेजेस देखने थे किस तरह से ठीक है। और इसमें भी ना ये मतलब फॉर एग्जांपल ये बस बॉर्डर थोड़ा सा बढ़ा लें, इसका कोई बॉर्डर ऐड कर दें ब्लैक कलर का या किसी कोई और कलर का जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, इसी का ही कोई डार्कर वर्जन में कलर कर दें, बॉर्डर बना दें इसका, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। टैग इसके देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ठीक लिखी होगी आपने, वर्डप्रेस सिक्योरिटी एचटीटीपीएल इंस्टॉल एसएसएल कॉन्फ़िगर एसएसएल सर्टिफिकेट। अच्छा, ये कॉन्फ़िगर का मेरे ख्याल में कॉन्फ़िगर का अगर मैं कीवर्ड चेक करें तो मेरे ख्याल में रेलेवेंट नहीं लग रहा मुझे। क्लाउडफेयर सीडीएन एसएसएल कॉन्फ़िगर कंप्लीट एंड सिक्योर ईमेल सर्वर, चलें ठीक है, कॉन्फ़िगर एसएसएल लिख देना अब तो वो ज़्यादा अच्छा है कॉन्फ़िगर के साथ कुछ। लेकिन इसमें भी क्लाउडफेयर अमेज़न ठीक है, ये भी सही है, चलो अच्छा जी, ठीक हो गया। चलें हम अब आ जाते हैं पीएचपी ऑब्जेक्ट की तरफ। यार अच्छा, मैंने ये देखा था कि बूटेबल बनाने के लिए ना मैं आपको टूल बता देता हूँ। आप विंडोज़ ना ऑफिशियल डाउनलोड कर लें, ठीक है। आप उसको इंस्टॉल करेंगे और जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है ना एक्टिवेट विंडोज़, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है तो इस पर मैंने इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना होता, तो ये एक्टिवेट विंडोज़ का आपको ना वाटर मार्क नज़र आएगा, लेकिन फंक्शनैलिटीज सारी की सारी विंडोज़ वाली है, ठीक है, आपको कोई मसला और नहीं होगा। और कोई और इसके एंटीवायरस भी अपडेट रहता है, बाकी सारा कुछ भी सही रहता है। तो आपने बस विंडोज़ जो भी डाउनलोड करनी है वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। लेकिन अब आपने दूसरा काम क्या करना है, बूटेबल बनाने के लिए ना बूटेबल टूल होता है, एक रूफस है, ठीक है, ये टूल है एक, अ, ये ठीक है, एक तो ये टूल है, इसके थ्रू बना लें, एक विंडोज़ का अपना टूल है, ठीक है। मैं ये आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ, यही है ना आपका, यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एक तो आप इससे बूटेबल बना सकते हैं, आप विंडोज़ का आईएसओ डाउनलोड करें, ठीक है, ऑफिशियल लिंक से, और इस टूल को डाउनलोड करें और इससे आप बूटेबल बना सकते हैं। नहीं तो आप विंडोज़ का अपना टूल भी आता है, ये विंडोज़ का अपना टूल है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें यहाँ से, ये ये ठीक है, विंडो यूएसबी डीवीडी टूल, ठीक है। तो इससे ये यूएसबी भी बना लेता है बूटेबल और डीवीडी भी बना लेता है, आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑफिशियल विंडोज़ का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये ठीक है, ऑफिशियल विंडोज ही डाउनलोड कर लें आप, वो जब आप जहाँ पे वो कहते हैं ना एक्टिवेशन की एंट्री, वहाँ से आप स्किप कर दें तो बिल्कुल ऑफिशियल विंडोज उसी तरह काम करेगी जिस तरह बाकी सारी विंडोज काम करती हैं। सिर्फ एक वाटरमार्क, इस वाटरमार्क को रिमूव करने का भी टूल होता है, लेकिन उससे भी आपका वो क्रैक सॉफ्टवेयर है, क्रैक सॉफ्टवेयर जब भी आप करेंगे तो आप वायरस, आपका कंप्यूटर जो है वो वायरस के वल्नरेबल हो जाएगा, ठीक है। ये तीन है, ये ऊपर वाले दो टूल्स हैं बूटेबल बनाने के लिए, नीचे वाले हैं विंडोज 10 का आईएसओ इमेज डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। पहले आप इमेज डाउनलोड कर लें और फिर उसको बूटेबल बना लें, ठीक हो गया।
सर अगर 32 बिट विंडोज 32 बिट और विंडोज 10 हो तो जैम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या 32 बिट ना करें, 32 बिट पे जैम जो है ना वो भी पुराना आ रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में उसमें आपको पीएचपी भी शायद पुरानी मिले, ठीक है, तो 64 बिट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर। और आप बेसिकली आपने असल में 4 GB से ऊपर रैम रखनी होती है, तो 4 GB से ऊपर रैम वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम ही आ गए, ठीक है। तो 4 GB रैम है अगर आपकी, और फिर आप 32 बिट सिस्टम 32 बिट विंडोज़ कहते हैं, तो वो 4 GB रैम यूजेबल नहीं होती, तो इसलिए 64 बिट ही रिकमेंडेड है विंडोज सिस्टम। अच्छा, अभी हम देखेंगे पीएचपी ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा कह लें कि पीएचपी का जो खाली पीएचपी का सिंटेक्स था, खाली सिंटेक्स का हमारा आखिरी पोर्शन है पीएचपी का। इसके बाद हम जब जब भी पीएचपी को देखेंगे तब हम कोई डाटा लेके आ रहे होंगे या कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे, ठीक है। यहाँ यहाँ पे इस लेक्चर के बाद हमारा सिंटेक्स खत्म हो जाएगा, जो हम देख रहे थे ना कि लूप्स क्या होते हैं, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। अभी तक जो भी हमने पीएचपी में पढ़ा है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमने अरेज पढ़ी हैं या वेरिएबल्स पढ़ी हैं, तो वो देखा है हमने कि डाटा को स्टोर कैसे करना है, ठीक है। और फिर हमने लूप्स पढ़े थे और कंडीशनल्स पढ़े थे। वो क्या करते हैं कि वो हमें हमारे देखते हैं कि अगर हमारी कोई इंस्ट्रक्शंस है या हमारा कोई प्लान है तो वो हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है पीएचपी के अंदर। फिर हमने कुछ फॉर ईच लूप्स देखे, मल्टी डिमेंशनल अरेज देखी, फंक्शंस देखे, बिल्ट इन फंक्शंस जो हमारे कॉमनली यूज होते हैं अरे को मैनेज करने के लिए या स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के लिए, तो वो वाले सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे पीएचपी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, ये तकरीबन सारी की सारी लैंग्वेजेस में यूज होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, जो ऊप है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, वो ये कहता है कि अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, तो आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को अपने प्रोग्राम के अंदर कह लें कि सिमुलेट करते हैं या कोशिश करते हैं कि आप जो रियल वर्ल्ड जिस तरह ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में जिस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं उसी तरह से आप प्रोग्राम के अंदर भी चीज़ों को काम काम के अंदर लेके आए, ठीक है। उससे होता क्या है कि रियल वर्ल्ड जो चीज़ें हैं उनका डाटा भी हम उसी तरह बनाते हैं जिस तरह से रियल वर्ल्ड रियल लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं, और वो काम भी उस तरह से हम करवाने की कोशिश करते हैं जिस तरह से रियल लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं। उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आपने बनाना है एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, अटेंडेंस सिस्टम बनाना है आपने पीएचपी के अंदर, ठीक है। सिंपल सा सिस्टम होता है, इतना कोई खास नहीं है, लेकिन उसमें आप देखें स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। स्टेक होल्डर उसके अंदर स्टूडेंट है और एक टीचर है, टीचर जिसने अटेंडेंस लगानी है या देखना है कि अटेंडेंस सही है या गलत है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर जिसने देखना है अटेंडेंस सही है या गलत है, और दूसरा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का जो भी डाटा होगा अगर मैं अलग अलग फैच करूं तो वो मसला होगा, तो हम क्या करते हैं उसको स्टूडेंट को एज ए ऑब्जेक्ट लेते हैं ताकि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट की एक ही दफ़ा लोड हो जाए, ठीक है। तो अभी हम जिस तरह देखते जाएंगे कि ऑब्जेक्ट बनते किस तरह से हैं, ऑब्जेक्ट होते किस तरह से हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें ये वाली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। Once you get hang of considering reusable bits of code into function, it is not that great belief to consider bundling the function and their data into objects, ठीक है। तो आपने ये कह रहा है कि आपने फंक्शंस तो बनाए थे ना, अब फंक्शन क्या करते हैं, जो कोड है हमारा उसको रीयूजेबल बनाते हैं। मतलब एक दफ़ा मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, उसको उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है एक ही दफ़ा लिख ली है, फिर जब भी मैंने वो वाला काम करना है तो मैं खाली फंक्शन का नाम लिखता हूँ। अच्छा, अब हमने ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर खाली फंक्शंस था, उसके अंदर खाली इंस्ट्रक्शंस थी। जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस होते हैं और उसका डाटा भी होता है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर खाली हम इंस्ट्रक्शंस को जोड़ के रखते हैं या इंस्ट्रक्शन को बंडल करते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर फंक्शन और उनका डाटा ये दोनों बंडल करके रखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गए, आप कह लें ऑब्जेक्ट हमारे फंक्शन की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें फंक्शंस की फंक्शनैलिटी भी होती है कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी रखे हुए होते हैं और उसमें डाटा भी हम जोड़ के रखते हैं, ठीक है।
Let's take social networking site that has many parts. One handles all user functions, that is code to enable new user to sign up and existing user to modify their detail. ठीक है, ये इसने कहा है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट की, जिसमें नए यूजर को हम साइन अप करते हैं और जो पुराने यूजर हैं उनकी वो अपनी डिटेल्स को, अपनी प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं. In standard PHP, you might create a few functions to handle this and embed some calls to MySQL database to keep track of all the users. Standard PHP में तो आप इसी तरह काम करेंगे कि जो भी functions बनाए हैं साइन अप के वो बना लेंगे, मॉडिफिकेशन के कोई फंक्शन बनाए वो बना लेंगे, प्रोफाइल फेच करने के कोई फंक्शन बनाए हैं डेटाबेस से तो वो बना लेंगे. Imagine how much easier it would be to create an object to represent current user. To do this, you could create a class perhaps called user that would contain all the required code handling users and all the variables need to manipulating data within the class. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर आपने एक यूजर है उसका आपने अगर चीजें मॉडिफाई करनी है तो सारी चीजें फेच करनी पड़ेंगी. आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, 10 वेरिएबल ना अलग अलग स्टोर करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल यूजर का नाम है, यूजर का एज है, यूजर की लोकेशन है, यूजर की अगर कोई पोस्ट है, यूजर की कोई लाइक्स डिसलाइक्स है, यूजर का स्कूल कॉलेज इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे एजुकेशन कहाँ से ली हुई है. ठीक है, ये सारे के सारे 10 वेरिएबल्स आप कह लें कि बने हुए. तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि ये 10 वेरिएबल खाली एक ही जगह पे आ जाए. ठीक है, तो असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे डाटा और फंक्शंस को किसी एक चीज के बंडल कर देती है. फॉर एग्जांपल जब हम यूजर की बात कर रहे होंगे तो यूजर के ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यूजर का डाटा सारे का सारा और यूजर का फंक्शन, जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल यूजर ने लॉग इन करना है, यूजर ने साइन अप करना है, यूजर ने अपना कोड को चेंज करना है. ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आप कह लें कि पड़ी हुई होंगी इस कोड के अंदर, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस ऑब्जेक्ट के अंदर, सॉरी. ठीक है, then whenever you need to manipulate user data you can simply create a new object and you with the user class. तो जब भी आपने यूजर का डाटा मैनिपुलेट करना है तो आप नया ऑब्जेक्ट बनाए यूजर का, उसमें सारी के सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे. ठीक है, अब मुझे 10 वेरिएबल अलग से फेच नहीं करने पड़ेंगे, खाली एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाऊंगा और वो सारी की सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी. ठीक है, इसकी अब एक एग्जांपल वर्डप्रेस वाली भी लेंगे कि वर्डप्रेस में जिस तरह से हम बात करते हैं एक पोस्ट की. ठीक है, अब एक पोस्ट के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं. पोस्ट का टाइटल होता है, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, पोस्ट का इमेज होता है, पोस्ट की कह लें रिवीजन होती है, पोस्ट की टाइप होती है. ठीक है, तो अगर मैं सारी सारी चीजें अलग अलग रखूंगा अपने कोड के अंदर तो मुझे मसला हो जाएगा और हर चीज को अलग से फेच करना पड़ेगा. लेकिन उसका अगर मैं बंडल बना लूं कि एक पोस्ट का जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इमेज वगैरह सारा इकट्ठा रहे, तो ये कहते हैं हम कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हम इकट्ठा यूज कर सकते हैं. यू कैन ट्रीट दिस न्यू ऑब्जेक्ट एज इट वर द एक्चुअल यूजर. तो असल में हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, असल में हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने कोड के थ्रू. ठीक है, कि रियल वर्ल्ड में भी तो सारी की सारी चीजें इकट्ठी होती है ना, तो इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इकट्ठा रखें. For example, you could pass the object name, password, and email address. Ask whether such a user already exists, and if not, have it create a new user with those attributes. You can even have instant messaging object or ठीक है. तो ये थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन. अब हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज. अच्छा जी, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड? मैं ऐसा करता हूँ कि साथ साथ ना समरी भी लिखने लग जाता हूँ. ठीक है, लेक्चर 28. अच्छा जी,
ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम ना टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं ऊप से रिलेटेड। ठीक है, अब ये टर्मिनोलॉजीज हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। मतलब आप कह लें कि यही टर्मिनोलॉजी अगर ये समझ आ जाती हैं तो आपको ऊप की कह लें बाकी जो पीछे रह जाता है वो खाली से टेक्स्ट रह जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि when creating a program to use object, you need to design a composite of data and code called a class। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो हमारे पास चीज आ गई है, टर्म आ गई है क्लास की। अब ये क्लास क्या होता है? आप कह लें कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सबसे बेसिक चीज हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन कह लें कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले जो चीज लिखनी होती है वो होती है क्लास। अच्छा, अब क्लास क्या होती है? क्लास आप कह सकते हैं कि ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, जिस कोड को यूज करके ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमारी क्लास है। ठीक है, अब क्लास के अंदर हमने क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट को क्या चीज चाहिए होती है? कुछ डाटा चाहिए होता है और कुछ फंक्शंस चाहिए होंगे। तो जो डाटा और फंक्शंस जो जो कोड लिखा हुआ होगा हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर वो हमारा क्लास होगा। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि इसको हम क्या लिखें? क्लास is composite of data and functions used to define objects in program। ठीक है, तो जो हमारा कोड होगा जिसके अंदर हम डाटा और फंक्शंस लिख रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट के, उसको हम कहेंगे कि ये हमारी क्लास है। ठीक है, तो क्लास ऐसा कोड होगा जिसके बेसिस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो आप कह लें कि क्लास हमारा एक ऐसा कंटेनर है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आगे जाके हम क्लास बनाएंगे तो हम देख लेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है और क्लास होती क्या है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो क्लास हमारा ऐसा कोड है, पीस ऑफ कोड जो है वो हमारा क्लास होता है, जिसके अंदर में सारा ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट डाटा के कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे ऑब्जेक्ट के अंदर और कौन कौन से फंक्शन होंगे, क्या क्या काम कर रहा होगा, कोई इंस्ट्रक्शंस लिखनी है मैंने, तो वो मैं उसके रेलिवेंट ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट इसको मैं कहूँगा ये क्लास है। अच्छा, वैसे अगर हम लिटरली देखें तो लिटरली क्लास क्या होती है? एक क्लास में एक तरह के लोग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमारी टेक्निकल की क्लास है तो यहाँ पे सारे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले हैं जिनका काम क्या है, जिन्होंने टेक्निकल का कोर्स करना है। ठीक है, उनके सारों के एक ही तरह के एट्रीब्यूट्स हम क्योंकि हम टेक्निकल की क्लास की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स की बात करेंगे उनके सारे के सारे एक ही तरह के एट्रीब्यूट्स होंगे। वैल्यूज डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल सारों के सारों आप सारों के कोई नाम है, ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। आप सारों की प्रोफाइल्स हैं, लेकिन उन सारों की वैल्यूज प्रोफाइल की वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है, आप सारों ने कोई अर्निंग की हुई है या किसी ने कोई कम अर्निंग की हुई, किसी ने अर्निंग नहीं की हुई, तो उन सारों की वैल्यूज डिफरेंट है। तो एक क्लास जो होता है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, लेकिन क्लास को हम कहते हैं कि ये हमारी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरी चीज आती है ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। ठीक है, और इंस्टेंस नहीं लिखते हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंट एक ही बात है हमारे पास।
अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। या हम इसको इंस्टेंस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ईच न्यू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन दिस क्लास इज कॉल्ड एन इंस्टेंस। ठीक है, तो जो नया ऑब्जेक्ट होगा क्लास के ऊपर बना हुआ होगा। अच्छा, क्लास खाली कोड है हमारे पास। जो हमारे पास एक्चुअल चीज होती है इस कोड को यूज करके जो बनती है, जिस तरह आप कह लें फंक्शंस के अंदर जो मैं फंक्शंस की डेफिनेशन लिखता हूँ, वहां वो कोड चलता ही नहीं है जब तक मैं उसको कॉल ना कर लूँ। ठीक है, तो आप इसी तरह समझ लें कि जो क्लास है वो फंक्शन की क्लास की ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास की कॉल है, असल इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अलावा इज एन इम्प्लीमेंटेशन और एक्चुअल occurrence of क्लास। ठीक है, तो क्लास में जो भी हमने कोड या कह लें फंक्शन या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं उसका जो कह लें कि उसको यूज करके जो चीज बनती है हमारे पास, वो हमारी ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी हैं अभी। क्लास, क्लास खाली डेफिनेशन है हमारी। ठीक है, क्लास रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस जिसको हम कह लेते हैं, वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट बना होता है क्लास को, क्लास की डेफिनेशन को यूज करके। ठीक है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है, अब वो दो चीजें क्या है, एक उसका डाटा होता है और दूसरे उसके होते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट का डाटा होगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट के फंक्शंस होंगे हमारे पास, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डेफिनेशन पे चले जाते हैं, समरी पे दोबारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं पहले, पहले प्रॉपर्टीज देख लें। द डाटा और वेरिएबल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और functions of the objects ठीक है, तो जब भी हम प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे होंगे तो वो क्या होंगी, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को हम क्या कहेंगे, ये हमारी जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट के फंक्शन होंगे, जो जब भी हम डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट के फंक्शन, तो वो हमारे मेथड्स होंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी का सवाल? सर ऊप और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है? ऊप और सी प्लस प्लस में वही डिफरेंस है जो ऊप और पीएचपी में डिफरेंस है। पीएचपी और सी प्लस प्लस कह लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। ठीक है, जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर को कुछ बताते हैं। तो ऊप हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का एक। ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है और ऊप कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, ऊप को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस खाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Classes like a room and objects like furniture or other things that are placed in the room. हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन यूजुअली हम क्लास की जब भी बात करते हैं ना, तो हम किसी एक सिमिलर ग्रुप की चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर फर्नीचर का मैंने लेना है ना, तो फर्नीचर की एक ही तरह की क्वालिटीज होती हैं कि वो किस चीज़ से बनी हुई है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या है, उसका वेट कितना है। ठीक है, तो फर्नीचर की एक क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास हम कहते हैं कि एक जैसी चीज़ों के ग्रुप को हम क्लास कह देंगे। ठीक हो गया?
अच्छा, अब थोड़ी सी 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ और देख लेते हैं, फिर हम एक्चुअल कोड की तरफ आते हैं। जो हमने लिखना है, ये करना है। अब प्रोग्राम जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, उसके साथ ना हमारे पास 2-3 कह लें कि कॉन्सेप्ट्स और आ जाते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है हमारा इनकैप्सुलेशन का, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होती है? कैप्सूल बना देना, ठीक है। कैप्सुलेशन, कैप्सूल क्या होता है? वही होता है ना, उसके अंदर दवाई होती है कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो कैप्सूल क्या करता है? दवाई को बाहर वाली चीज़ों से अलग कर लेता है, ठीक है। तो हमने भी यही करना होता है कि अपने कोड को, अपनी जो कोड की इम्प्लीमेंटेशन है, उसको एंड यूजर से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। when you're creating objects, it is best to use encapsulation. इसका मतलब क्या है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर का कोड होता है, वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। वो ऑब्जेक्ट के अंदर का कोड जो है वो अंदर ही एक्सेस हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चॉइस होती है यूज करने के लिए। ये एक बेस्ट अप्रोच है, इनकैप्सुलेशन की अप्रोच है। उस अप्रोच में क्या कहते हैं हम, कि ऑब्जेक्ट के अंदर का जो कोड है वो प्राइवेट रहता है और बाहर एक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो ये खाली कॉन्सेप्ट है, ये आगे जिसको आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ऊप को, तो आपको खुद ही ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और writing a class in such a way that only its method can be used to manipulate its properties, ठीक है। तो खाली जो क्लास के अपने फंक्शंस हैं, वही क्लास को मॉडिफाई कर सकें। ये मैं आगे जाके, ये आपको क्लियर हो जाएगी आगे जाके चीज़ें कि ये किस तरह से हम करेंगे। क्लास के फंक्शन जो होंगे वही क्लास को मॉडिफाई कर सकें। In other words, you deny outside code direct access to its data. तो आप इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन कह लें कि ऐसी टेक्निक है जिससे आप क्या करते हैं, इस टेक्निक से आप आउटसाइड कोड को अपने ऑब्जेक्ट के डाटा को एक्सेस नहीं करने देते, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन लिख लेते हैं हम, इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन। अच्छा, ये इनकैप्सुलेशन आपने प्रैक्टिस करनी होती है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। और ये कह लें कि ये कोई चीज़ नहीं है, फिजिकली चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ये एक थ्योरी है। इनकैप्सुलेशन इज द आइडिया ऑफ separating the class data from the outside code। ये सबसे सिंपल जो डेफिनेशन आप कह सकते हैं वो मैंने लिखी है, फ्रॉम, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन हमारे पास आइडिया है या कॉन्सेप्ट है खाली, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हम कोशिश कर सकें ऑब्जेक्ट के कोड को बाहर से कोई एक्सेस ना कर सके। ऑब्जेक्ट के कोड को हम ऑब्जेक्ट के कोड के थ्रू ही, ऑब्जेक्ट के फंक्शंस के थ्रू ही हम चेंज कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। द मेथड यू सप्लाई आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स इंटरफेस, ठीक है। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जिस तरह से आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उसका भी कोई इंटरफेस है, ठीक है। और उस इंटरफेस के थ्रू आप क्या करते हैं? कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक नीचे कह लें कि वार्निंग सी आ रही है, स्ट्रीम यार्ड इज शेयरिंग योर स्क्रीन, स्टॉप शेयरिंग का एक बटन और एक हाइड का बटन है, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये मेरे पास एक इंटरफेस है, ठीक है। अब इंटरफेस से क्या होता है कि अगर मैं स्टॉप शेयरिंग का मुझे बटन है, ये पीछे क्या काम कर रहा है ये मुझे नहीं पता। ये जो इंटरफेस है, ये बटन का इंटरफेस है खाली, ठीक है। इससे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ कोड के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं पता ये बटन के पीछे क्या हो रहा है। मेरे सामने तो खाली ये है, ठीक है। मैं इसको दबाऊंगा तो मेरी जो स्क्रीन है उसकी शेयरिंग बंद हो जाएगी, इसको दबाऊंगा मेरा मैसेज हाइड हो जाएगा। तो ये आप कह लें कि इंटरफेस होता है कि आप यूजर से कम्युनिकेट करने के लिए, कोई भी चीज़ मॉडिफाई करने के लिए आप एक इंटरफेस दे देते हैं। इंटरफेस जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन को कह लें कि ऑपरेशन से फ़र्क कर देता है, ठीक है। जिस तरह आपके कंप्यूटर के ऊपर एक बटन होगा पावर ऑन या पावर ऑफ का, तो वो पावर का इंटरफेस है। उसको मैं दबाऊंगा, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा या ऑन हो जाएगा, डिपेंड करता है कि पहली स्टेट क्या है उसके ऊपर। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बटन दबाने से
अंदर क्या फंक्शनैलिटीज हो रही हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं, ये हमारा इंटरफेस है। अच्छा, एक मिनट पानी पी लेना जरा। अच्छा, आगे जाके हम फिर इनहेरिटेंस के को भी देखेंगे, लेकिन एक दफा हम क्लासेस क्रिएट कर लें, उसके बाद हम इनहेरिटेंस को देखते हैं। तो हम अपना कोड लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? न्यू थिंग्स इतनी समझ नहीं आती। हाँ, अभी ये जो सारी की सारी चीजें हम देखी है ना, तो हम इसको कोड के थ्रू ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कोड के बगैर तो समझ ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब ये जो सारी सारी चीजें हमने देखी थी, इसको हम कोड के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक क्लास, और मैं ये कोड की फाइल आपको भी दे दूंगा। सैम्प ऑन करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी को ही मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो हम क्या देखते हैं, क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे आ गई है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहली बात क्या की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्लास। अब क्लास क्या होती है, कह लेंगे क्लास के बगैर आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। तो क्लास हम किस तरह से बनाते हैं, जिस तरह से आप कह लें कि फंक्शन आप जिस तरह से बनाते हैं, उसी तरह से आप क्लास बनाते हैं। क्लास यूजर आपने बना ली, ठीक है। सॉरी, अगर मैं ये करूंगा तो ये फंक्शन बन जाएगा। सॉरी, इसको यूजर की क्लास बना देते हैं। अच्छा, अब इसने क्या रखा है, क्लास यूजर के अंदर नेम और पासवर्ड रखा और एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये हो गई क्लास डेफिनेशन। अब क्लास फंक्शन जिस तरह से हम बनाते हैं, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिख देते हैं आगे से, वो फंक्शन बन जाता है। तो हमने अगर क्लास बनानी है तो क्लास हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा कोड है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, प्राइवेट लिए हुए इसमें, पब्लिक लिए हुए, ठीक है। अभी हम शुरू में पब्लिक लेते हैं, फिर प्राइवेट के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब ये पब्लिक क्या है, पब्लिक प्राइवेट स्कोप है, ये हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, इसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक हम ले लेते हैं यूजर का, क्या होगा, यूजर नेम होगा, और दूसरा क्या होगा, पासवर्ड। और भी यूजर के तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन हम ये क्योंकि एग्जांपल कर रहे हैं तो इसमें हम थोड़ी दो तीन चीजें ले लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर एक और चीज हम आ जाती है, फंक्शन, ठीक है। ये क्लास का फंक्शन है, इसको हम लिख देते हैं फंक्शन का नाम भी लिखते हैं, डिस्प्ले का फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ भी नहीं करवा रहे फंक्शन से, अभी खाली हम इको करवा रहे हैं एक चीज। अच्छा, एक हमारे पास कम हो गई है, ब्रैकेट क्या है, ठीक है। तो आप देखें क्लास किस तरह से बन गई, ये इस तरह से क्लास बन गई। अगर मैं इसको चलाऊं तो अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्लास ही बनाई है हमने, और
क्लास से हम कुछ भी नहीं करवा रहे, ठीक है। ये कौन सा कोड चल रहा है, मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं हो रहा अभी और हमने जो बनाई है क्लास वो खाली क्लास ही है, ठीक है। अब हम उसको अब ये क्या है, खाली कह लें कि यहाँ पे लिख लेते हैं आगे, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है हमारी, ये हैं क्लास का डाटा या एट्रीब्यूट्स, ये क्या है हमारे मेथड्स, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट्स हो गए डाटा या वेरिएबल्स, और जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा मेथड हो गया क्लास का। लेकिन अभी अभी हमारा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट हमारा कब एग्जिस्ट करेगा, जब इस डेफिनेशन को, अब देखें यूजर नेम कुछ भी नहीं है, पासवर्ड भी कुछ भी नहीं है, और डिस्प्ले का फंक्शन भी हमने कहीं कॉल नहीं किया। तो जब तक मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेता इस क्लास की डेफिनेशन के ऊपर बेस करके, तब तक हमारे पास कुछ खास नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं नीचे बनाए, ऊपर बनाए, नीचे बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे एक कह लें ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं न्यू, रख लें, क्या रख लें ऑब्जेक्ट का नाम, इसने क्या रखा है ऑब्जेक्ट का नाम, मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल का नाम रखना लगता है प्रोग्रामिंग में। इसने रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही रखा है, चले हम भी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट, यूजर, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या है, creates an object name object using class user, ठीक है। तो हमने क्या बनाया था, हमने अपनी यूजर की क्लास बनाई थी, ऐसे ही है, ठीक है। अब यूजर की क्लास क्या कर रही है, खाली डिफाइन कर रही है चीज़ों को, कुछ कुछ हमारे पास कह लें फिजिकल मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय इस कोड के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ तब मेरा फंक्शन काम करता है, यहाँ पे भी जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब मेरे पास कोई रियल चीज आएगी, ठीक है। तो अब ये सिंटेक्स क्या है कि डॉलर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में कोई वेरिएबल सा पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू न्यू। अच्छा, जब भी आपने देखना, जब भी ये न्यू का कीवर्ड होगा ना, इसका मतलब समझ लें आपके कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। जब भी आप न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे तो तब आपने समझना है कि ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से अरे का कीवर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम अरे बना रहे हैं, ठीक है। जब भी हम न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये मैं लिख भी देता हूँ, इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी न्यू का कीवर्ड होता है उसका मतलब होता है कि हम अब ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब और किस चीज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो आगे लिखा हुआ है कि यूजर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब यूजर क्या है, यूजर की क्लास ये पूरी की पूरी डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, इस वेरिएबल के अंदर और दो वेरिएबल हैं, एक यूजर नेम है और एक पासवर्ड है। और इस वेरिएबल के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, जिसको हम ऑब्जेक्ट असल में तो ऑब्जेक्ट ही है, वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, और एक फंक्शन भी है डिस्प्ले, ठीक है।
अब ये हमने करना किस तरह से? अच्छा, इसके लिए ना हमारे पास एक कमांड होती है प्रिंट आर की। जो हमारे क्या दिखा देती, प्रिंट आर क्या करती थी, हमारी अरे का स्ट्रक्चर दिखा देती। तो ये अब प्रिंट आर जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर भी दिखाती है। तो मैं इसको ऑब्जेक्ट देखता हूँ। अभी हमने कोई नाम नहीं रखे, कोई कुछ नहीं किया, खाली एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और प्रिंट आर करवाया। अब यहाँ पे देखें, ये मुझे बता रहा है कि ये दो वेरिएबल्स हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। अभी हमने कोई वैल्यू नहीं सेट की थी, तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं आती। यूजर नेम भी नल है अभी, और पासवर्ड भी नल है अभी। ठीक हो गया? तो ये हमारी एक क्लास बन गई, और देखा हमने ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो ये मैं फाइनल कोड आपको वैसे सेंड कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए जनरल के ऊपर मैं सेंड कर रहा हूँ, ताकि आप ये इसको फौरन से चला के देख लें। ठीक है, तो ये अभी आप चला के देख लें, मैं तब तक क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेक्चर के एंड पे वर्डप्रेस रिपीट करते हैं। यार वर्डप्रेस मैंने काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया। ये वर्डप्रेस ना हम जितना भी रिपीट करना है, ये थर्सडेज और फ्राइडेज को रिपीट कर लेंगे, जब तक हमारे कंप्लीट नहीं होता। फिर एंड वाला वीक ना पूरा हम वर्डप्रेस को देंगे, एंड वाला सॉरी मंथ। सर ये मेथड हमारे फॉर्म्स बनाने में यूज़ होंगे? यार ये मेथड जो है ना, ये आपके फॉर्म बनाने में यूज़ नहीं होंगे। ये आपके जो डेटाबेस से डाटा लेके आते हैं ना आप, या फॉर्म से इंफॉर्मेशन लेके आप कोई सेव करते हैं, या कोई प्रोसेसिंग करनी है आपने, उसके अंदर ये यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म से डाटा लेके आएंगे, किसी चीज़ के अंदर ही सेव करने हैं ना, तो उसका कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएंगे, फिर वो सेव करेंगे, वो आगे तब फ्रीलांस बिड सर प्लीज गाइड कर दें। हाँ, फ्रीलांसर के बिड, ये इसके बारे में मैं क्लास के एंड पे भी दोबारा डिस्कशन कर लूंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, आपने अगर देखा हो जनरल के थ्रेड में, सॉरी समरी के थ्रेड में, तो मैंने पहले फ्रीलांसर के बिड के ऊपर ये वाली बात लेक्चर 24 किया हुआ था, डिटेल में हमने किया था, लेकिन इसको दोबारा देख लेंगे, कोई इशू नहीं है इतना। लेकिन हाँ, आज का लेक्चर ख़त्म हो जाए टाइम पे, तो फिर हम ये कर सकते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर दी। ठीक है, ये आप चला के देख लें, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं आना चाहिए, और इसके अंदर समझने में भी कोई मसला नहीं आना चाहिए कि हमने क्लास किस तरह से बनाई है। ठीक है, क्लास एक ही स्ट्रक्चर होता है। कुछ आगे जाके देखेंगे कि ये स्कोप वगैरह किस तरह से डिफरेंट यूज़ करते हैं। और अभी क्या हुआ है, अभी हमने खाली एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें डाटा और फंक्शंस दोनों को हमने ग्रुप करके रखा हुआ होता है। ठीक हो गया? अच्छा, मीन्स लाइक पोर्टल एक्सेट्रा। आपकी क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, फॉरम्स बनाने के इस में यूज होंगे? यार हाँ, आप फॉरम बनाने में यूज कर सकते हैं। अब देखें, फॉरम में काफ़ी सारी एंटिटीज होती हैं। एक आर्टिकल है, आर्टिकल को आप आर्टिकल का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक आपका क्या लेंगे, यूजर होगा, यूजर को क्या कहते हैं हम, सब्सक्राइबर या ब्लॉगर होगा फॉरम के ऊपर, तो उसका एक एंटिटी बन जाएगी। अ, और मेरे ख्याल में और इतनी ज़्यादा इसमें एंटिटीज नहीं बनेगी, दो या तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ठीक है, अब जिस तरह से वर्डप्रेस के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, वो पोस्ट का ऑब्जेक्ट होता है। कहाँ पे थे हम? हाँ, ये हमने कर ली। तो हम अभी हमने क्या किया है, क्या अभी खाली हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये क्लास हमारी डिक्लेयर हो गई है। अच्छा, एक्सेसिंग एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को, या अच्छा
अच्छा, अब ये मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, ऑब्जेक्ट न्यू यूजर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का जो यूजर नेम है इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं डॉलर ऑब्जेक्ट, एक पॉइंटर बनाएंगे हम और लिखेंगे यूजर नेम। अच्छा, अब ये डॉलर ऑब्जेक्ट डॉट या पॉइंटर यूजर नेम एरो यूजर नेम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक तो नाम मैंने इसका ऑब्जेक्ट रख दिया, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इसके वेरिएबल हैं दो, यूजर नेम और पासवर्ड। अब मैंने इसको मॉडिफाई करना है, तो हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं? इसको एक्सेस करके, ठीक है। और इसको एक्सेस कैसे करना है? हमने ऑब्जेक्ट और ये एरो साइन, और एरो मतलब माइनस का, और ये ग्रेटर देन का की यूज किया सिंपल, और यूजर नेम, ठीक है। अब इसको मैंने कुछ असाइन करना, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ अहमद, ठीक है। और मैं लिखता हूँ डॉलर ऑब्जेक्ट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, मैं एक मिनट ये चार्जर कनेक्ट कर लूँ, बैटरी डाई करेगी। अच्छा जी, ये हो गया। हाँ, ये यूजर नेम आ गया हमारे पास और ये पासवर्ड आ गया। इसको इसको यूजर नेम को हम इस तरह से एक्सेस करेंगे और पासवर्ड को हम इस तरह से एक्सेस करेंगे, ठीक है। और हमारे पास फंक्शन भी है, ठीक है, फंक्शन को भी एक्सेस कर लेते हैं। हाँ, तो हम किस तरह से एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट, और ये फंक्शन का नाम क्या था? डिस्प्ले, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, मेथड क्या, मेथड या फंक्शन एक ही बात है। अच्छा, अब मैं ये यूजर नेम और पासवर्ड मैंने मॉडिफाई कर लिया, तो इसको हम प्ले भी कर लेते हैं दोबारा से, ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब मैं इसको चलाता हूँ। हाँ, इसके पहले भी VR लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखें अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले जब मैंने यूजर बना लिया था और फिर उसका प्रिंट करवाया था, तो तब तक कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर कोई कोई चीज सेव नहीं थी, ठीक है। अब मैंने बाद में क्या किया, मैंने यूजर नेम को एक्सेस किया, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है ना यूजर नेम, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट का वेरिएबल यूजर नेम को एक्सेस किया मैंने और उसका नाम रख दिया कोई। फिर ऑब्जेक्ट का वेरिएबल पासवर्ड को एक्सेस किया मैंने और उसका कुछ वैल्यू असाइन कर दी। फिर ऑब्जेक्ट का फंक्शन डिस्प्ले को मैंने एक्सेस किया। अब डिस्प्ले का फंक्शन क्या है? ये दिस इज अ क्लास फंक्शन, ये प्रिंट करा रखा, तो वो हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। और फिर हमने ऑब्जेक्ट को सॉरी, और हमने फिर प्रिंट आर ऑब्जेक्ट किया, तो हम अब देखें, अब हमारे पास इसकी वैल्यूज भी आ गई, यूजर नेम अहमद, पासवर्ड पासवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, ये इतना सपोर्ट का पोर्शन जो मैंने ऐड किया ना, एक्सेसिंग का खाली,
ये मैं आपको देता हूँ कि आप ऐड कर लें, एंड के अंदर मैं पूरी की पूरी फाइल दे दूंगा आपको, तो वो वाली टेंशन ना लें आप। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? तो हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स भी एक्सेस कर लिए और ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को भी एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब हम ना कि जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है, जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट मैंने न्यू यूजर बनाया, मैं इसी तरह कर लेता हूँ डॉलर ऑब्जेक्ट टू राम रख लेते हैं इसका। ठीक है, न्यू यूजर। ठीक है, अब ये एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं और चीजें असाइन कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट के यूजर नेम इज इक्वल टू और डॉलर ऑब्जेक्ट का पासवर्ड। ठीक है, और इसको अब मैं प्रिंट आर कराऊँ अगर, ये तो आप देखें कि डॉलर ऑब्जेक्ट टू भी हमारे पास क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर मंथली वैल्यू। लाइन नंबर 38 में, सॉरी ऑब्जेक्ट टू है। यहाँ पे देखें, ये जो आखिरी वाला ऑब्जेक्ट है, पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका यूजर नेम अहमद और पासवर्ड पासवर्ड हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका नेम यूजर नेम अली और तीसरा पासवर्ड हो गया। तो आप जितने मर्जी यहाँ पे यूजर ने यूजर बना लें, सॉरी ऑब्जेक्ट बना लें जिनकी टाइप यूजर हो, तो उनके बस आपके पास अब ऑब्जेक्ट्स का फायदा क्या होगा अगर हम देखें तो, ऑब्जेक्ट का फायदा ये होगा कि हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो ग्रुप हो गए हैं और इनके फंक्शंस भी ग्रुप हो गए हैं। अभी तो हमने 3 फंक्शन देखे हैं, तो आपके 100 150 100 वेरिएबल्स और फंक्शन वाले भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वो भी आप बनाएंगे कभी तो। अच्छा, हम आगे चलते हैं, क्लोनिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यही वाला काम अगर हम करें, ये ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं कराता हूँ जनाब प्रिंट आर डॉलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अच्छा इससे पहले ना हम अच्छा ऑब्जेक्ट टू प्रिंट कराता हूँ, सॉरी। अब इससे क्या होगा, ये स्पेलिंग नहीं सही लिखी। अब यहाँ पे देखें कि जो ऑब्जेक्ट टू है उसका भी यूजर नेम अहमद और पासवर्ड पासवर्ड आ रहा है, ऑब्जेक्ट वन का भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इक्वल साइन कर दी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, मैं ऑब्जेक्ट टू का यूजर नेम चेंज करता हूँ। ठीक है, मैंने अली इसका यूजर नेम रख दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ प्रिंट और ऑब्जेक्ट टू, एक ना एक को भी कर लेते हैं।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टू तो उसी तरह आएगा, ठीक है। ये देखें, अली और पासवर्ड। अब चेंज क्या किया मैंने, दोनों का नाम अहमद और पासवर्ड था, सॉरी अहमद, यूजर नेम अहमद था दोनों का, और पासवर्ड पासवर्ड था। लेकिन अब मैंने इसका नाम ऑब्जेक्ट टू का यूजर नेम अली कर दिया, तो अब ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट टू का यूजर नेम अली हो गया। लेकिन अब आप ये देखें कि मैं यही काम करता हूँ, दोनों लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन रखता हूँ। अब क्या होगा, अब देखें ये ऑब्जेक्ट टू जो है उसका नाम अली हो गया, ठीक है। वो तो मैंने एक्सेस किया, वो यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट टू का यूजर नेम अली करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट, जो सिंपल ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने इसके इक्वल किया था, उसका नेम भी चेंज हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है ये इसलिए होता है कि ये जब भी मैं इक्वल का साइन करता हूँ ना, तो इसका मतलब होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों पॉइंट कर रहे हैं। ये इक्वल का साइन करने से ना, ये वाला इक्वल का साइन करने से हमारा कह लें कि नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। ये इक्वल का साइन करने से हमारा वही वाला पुराना ऑब्जेक्ट जो है उसी को एक और पॉइंटर मिल जाता है, ठीक है। तो आप कह लें एक ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके दो नाम हो गए, ठीक है। एक ये ऑब्जेक्ट टू नाम हो गया, एक ऑब्जेक्ट नाम हो गया। जब मैं ऑब्जेक्ट टू को भी बुला रहा हूँ, तब भी मैं ऑब्जेक्ट को ही बुला रहा हूँ असल में, ठीक है। तो ये जो इक्वल का साइन है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि आपने पॉइंटर जो है, इसका पॉइंटर भी उसी को असाइन कर दिया। तो हमने ये इस तरह से कभी भी काम नहीं करना, ठीक है। अगर ये वाला काम करना है ना हमने, ये मैं आपको दे भी देता हूँ कोड इसका, इसको चेक कर लीजिएगा चला के। तो ये क्या है, ये वैसे ही कोड चला के चेक कर लें कि इसको क्या रिजल्ट आता है आपका, ठीक है। तो आपने जब भी काम करना है ना, आपने जब ये वाला काम करने की कोशिश करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने करना है इसको क्लोन, ठीक है। क्लोन का कीवर्ड यूज करना है, जिस तरह हम न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं ना, तो आपने करना है क्लोन का कीवर्ड। अब क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट टू अलग से सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले जब खाली इक्वल कर रहे थे, तब ये सब एक ही ऑब्जेक्ट था, एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम रख रहे थे। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू एक अलग से ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट वन की चीजें कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। अब ये सेव कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखें, ये वही वाला कोड है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने क्लोन किया। तो यहाँ पे पहले में अली होना चाहिए और दूसरे में अहमद होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि पहले में अली लिखा हुआ आ रहा है और दूसरे में अहमद लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ये मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हमने क्लोन कर लिया एक ऑब्जेक्ट को, ठीक हो गया। इससे रेलिवेंट कोई सवाल समझ आ रही है, पहले भी चली गई है? अच्छा जी अच्छा, थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं, फिर मेरे ख्याल में आप क्वेश्चन करना बंद कर गए, तो मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर से पहले हम कुछ और देख लें। कंस्ट्रक्टर ये देख लेते हैं। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर हम किस तरह से लिखते हैं, पीएचपी के अंदर हम कंस्ट्रक्टर का रोल क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं। ये सारा ये फाइल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। फिर दूसरी फाइल हम बना लेते हैं उसमें, समरी में। क्योंकि आज के लिए ना इतना ही रखते हैं, कि मैं आपको इसमें फाइल दे देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लोनिंग के बारे में एक दफ़ा बता दें, ठीक है। अच्छा, आप क्लोनिंग के बारे में ये कोड देखें अगर आप गौर से, ये काफ़ी क्लटर्ड सा हो गया। इसको ना पहली वाली चीज़ों को बंद कर देते हैं, ये वाले बंद कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ तक देखें, यहाँ तक हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो बन गया ना पहले, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, यूजर नेम पासवर्ड, और एक फंक्शन है डिस्प्ले का। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जनाब मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, हमने नया ऑब्जेक्ट बना लिया ऑब्जेक्ट टू। उसको क्या किया है, अब नया ऑब्जेक्ट हमने सीधा सीधा नहीं बनाया, मैंने ये किया कि ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू, वैसे नया ऑब्जेक्ट बनाना होता तो क्या करते हैं हम, इस तरह करते हैं ना कि न्यू, और यहाँ पे मैं लिखता है यूजर, ठीक है, जो भी क्लास का नाम। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने ये इस तरह से किया है काम, ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं जिसको ऑब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट बनाया हुआ उस वाली चीजें असाइन कर दूं। ठीक है, जिस तरह हम अरे को कर सकते हैं कि मैं ये अरे को, एक अरे को दूसरे अरे के इक्वल करूँ तो वो नई अरे बन जाती है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे मैंने प्रिंट और ऑब्जेक्ट टू कराया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टू में यहाँ पे क्या वैल्यू थी, अहमद, और पासवर्ड रखा था, ऑब्जेक्ट का यूजर नेम अहमद था, ऑब्जेक्ट का पासवर्ड पासवर्ड था। तो ऑब्जेक्ट टू का यूजर नेम भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं करा ही लेता हूँ, हमने डिस्प्ले नहीं ना करवाया हुआ। सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हाँ, तो यहाँ तक देखें, इसको आगे वाले को हम अभी नहीं देखते, यहाँ तक पहले दो आउटपुट्स, पहले दो प्रिंट आर हमने देखने। तो पहले दो प्रिंट आर में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू इन दोनों के नाम सेम होंगे। हमने क्या किया, इक्वल से काम किया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का यूजर नेम अहमद है, पासवर्ड लिए पासवर्ड पासवर्ड है, दूसरा में यूजर नेम अहमद है, पासवर्ड पासवर्ड है। अब हम क्या करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट टू का यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करना। मैं चाहता हूँ कि अब मैंने नया ऑब्जेक्ट बना लिया अगर, तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर दूं, तो मैंने खाली ऑब्जेक्ट टू को एक्सेस किया और उसका यूजर नेम अली रख दिया, ऑब्जेक्ट टू को एक्सेस किया और उसका नेम पासवर्ड पासवर्ड रख दिया, और मैं अब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू दोनों को दोबारा से दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि ऑब्जेक्ट तो चले सही हो गया, मैंने ऑब्जेक्ट टू का यूजर नेम अली कर दिया, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो पहली वाली ऑब्जेक्ट थी उसका यूजर नेम भी चेंज हो गया, उसका पासवर्ड भी चेंज हो गया। ये कैसे, ये इस तरह से हुआ है कि ये इक्वल का साइन डालने से मेरा नया ऑब्जेक्ट नहीं बना, वो एक ही ऑब्जेक्ट के अब दो नाम हो गए हैं। अब मैं उसको ऑब्जेक्ट टू से भी बुला सकता हूँ और ऑब्जेक्ट से भी बुला सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है हमारा इसमें इक्वल साइन। तो हमने अगर अगर मैंने क्लोन कर, अगर मैंने कह लें कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, और उसमें वैल्यूज को क्लोन करना है, तो मुझे यहाँ पे क्लोन का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं खाली, यही कोड है ना, ये मैंने खाली क्लोन का कीवर्ड डाला है। अब क्लोन का कीवर्ड डालने से क्या होगा कि अब मेरा ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अली लिखा हुआ आएगा, और जो ऑब्जेक्ट टू है, सॉरी जो सिंपल ऑब्जेक्ट है उसका यूजर नेम अली, उसका यूजर नेम अहमद ही रहेगा, और उसका पासवर्ड जो है वो पासवर्ड ही रहेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, अब मैंने क्लोन किया है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट टू जो है वो खाली ऑब्जेक्ट टू यूजर नेम, खाली ऑब्जेक्ट टू के यूजर नेम को चेंज करना है। सही है, अगर मैं खाली इक्वल करता हूँ, ये देखें दोबारा से मैं इक्वल करता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट वन एक ही ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट है, बस उसके दो नाम आ गए। अगर मैं क्लोन करता हूँ तो अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, समझ आई इस बात की। अच्छा, क्वेश्चन आया कि सर कुछ सेट पैरामीटर मिल सकते हैं जहां से पता चले कि किस जगह ब्रैकेट लगाना है और किस जगह, सॉरी किस जगह कर्ली ब्रेसेस लगानी है और किस जगह राउंड ब्रेसेस लगानी है। इट इज अ बेसिक क्वेश्चन एंड आई नीड टू लर्न इट टू बिकॉज कंफ्यूज है। अच्छा, ये देखें, एक रूल आप समझ लें,
जब भी कोई फंक्शन होगा ना, हम ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, ये वाले राउंड ब्रैकेट्स, इनको हम राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं और इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। जब भी कोई फंक्शन होगा, ठीक है, और फंक्शन के मैंने पैरामीटर्स देने हैं, या एम्प्टी पैरामीटर हो सकते हैं फंक्शन के, या कोई पैरामीटर हो सकता है, ठीक है, तब हमने ये देना है राउंड ब्रैकेट्स। इसके अलावा जब भी मैंने कहना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड का एक ब्लॉक है, उसको ब्लॉक को डिफाइन करना है, तो हम ये लिखते हैं, ठीक है। अब क्लास यूजर कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, उसके लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन है, फंक्शन के लिए हम ये लिखते हैं। अच्छा, ये फंक्शन का ये हम हमेशा जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, पैरामीटर डिफाइन करने के लिए होते हैं। अब ये कितने पैरामीटर हैं, ये 0 पैरामीटर है, ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ, ठीक है। बाकी हर जगह जब भी हम इस्तेमाल करेंगे ना, ये देखिए ये भी ये पैरामीटर है, ठीक है। इसको मैंने ऑब्जेक्ट 1 दे दिया, इसको ऑब्जेक्ट 2 दे दिया, और बाकी और मैंने यूज ही नहीं किया अभी। तो जब भी हमने कोड ब्लॉक्स को डिफाइन करना है, तब हम कर्ली ब्रैकेट्स को डिफाइन लिखेंगे। जब भी मैंने पैरामीटर्स को डिफाइन करना है, तो ये हम राउंड ब्रैकेट्स लिखेंगे, ठीक है। होपफुली क्लियर होगी। समझ नहीं आ रही, चले आप एक दफ़ा ये प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपको ना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा मुश्किल है, एक दफ़ा आप करने लगते हैं तो वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। अच्छा, ये प्रिंट आर का मैं आपको बताता हूँ। क्लोनिंग मीन्स ए सिंपल वे टू सेपरेट सेम ऑब्जेक्ट। जो क्लोनिंग है ना, क्लोनिंग आप कह लें, क्लोनिंग से न्यू ऑब्जेक्ट बनता है। अगर मैं क्लोन नहीं करता तो वो एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम बन जाते हैं, ठीक है। अगर मैं ये क्लोन नहीं करता तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको उसका मैंने दो नाम रख दिए, एक ऑब्जेक्ट 2 है और एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं क्लोन करता हूँ, तब अब मेरे पास ऑब्जेक्ट 2 एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल आपने क्या किया था कि प्रिंट आर क्यों हम यूज करें। अच्छा, प्रिंट आर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का या अरे का स्ट्रक्चर देखने के लिए, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से है, ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, या अरे का स्ट्रक्चर किस तरह से, अरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं और क्या क्या नाम है, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रिंट आर यूज करते हैं। अगर मैंने एक्सेस करना हो या डिस्प्ले करवाना हो, तो उसके लिए अभी भी मैं इको यूज करूंगा, ठीक है। तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट की मैंने सारी चीजें यूज करनी है, तो मैं इको डॉलर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मैं यूजर नेम प्रिंट करना, यूजर नेम प्रिंटर, ठीक हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये मैंने फाइल दे दी है, आप इसको देख लें। बाकी का जो दो तीन कॉन्सेप्ट हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। दो तीन या चार कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अगर जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती ना, ये बेसिक क्लियर कर लें, आगे कोई मुश्किल नहीं रहेगी आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। कोई और सवाल है तो वो आप स्लैक में पूछ लीजिएगा। ये मैं पोस्ट कर दिया मैंने, ये मैंने पोस्ट कर दिया। इसको रिवीजन को देख लें दोबारा से, और ये कोड एक दफ़ा चला के समझ लें, तो ये आपको सारी समझ आ जाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स की, ठीक है। कल हम थोड़े से एडवांस देख लेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह आगे हम फॉर्म्स के थ्रू डाटा लेके माई एसक्यूएल को देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।